हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। जो ये दीवार का सुराग है साहब, जो ये दीवार का सुराग है, चाइना, अमेरिका, पाकिस्तान साजिशों का हिस्सा है, मगर हम इसे अपने घर का रोशनदान कहते हैं, अपने घर का रोशनदान कहते हैं। सुप्रभात आदरणीय प्रधानाचार्य ब्रदर मारिया दास, सिस्टर्स, समस्त शिक्षकगण एवं मेरे साथियों। मैं माही कक्षा 12वीं की छात्रा आप सभी के समक्ष स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर आज़ादी और राष्ट्र निर्माण पर अपने विचार प्रस्तुत करना चाहूँगी। आज़ादी आज़ादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया है। यूँ तो आज़ादी की लौ 1857 में ही जल चुकी थी, जो वर्षाल बन के 1947 में हमारे देश को आज़ाद कराई। प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान भारत के उदाहरणों से स्पष्ट करना चाहूँगी कि जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस गए थे तो रंग दे बसंती चोंगा की एक आवाज़ पे टोलों के टोले उमड़ आते थे और वंदे मातरम के नारों से आने वाला खून में 5-5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शासकों की जड़ें हिला देता था। तब लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे, तो वो भी अपनी देशभक्ति साबित कर रहे होते थे, क्योंकि ये उस दौर की देशभक्ति की कसौटी थी। उसके बाद 62, 65 और 71 के युद्धों में अपना सुहाग गवा देने वाली औरतें जब घर के हालात कुछ यूँ हो जाया करते थे कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौनिहालों की लंगोटियाँ चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियाँ चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई, ऐसा एक विस्फोट हुआ कि पता ही नहीं चला, जिस्म की कई बोटियाँ चली गईं। और आपके लिए तो एक आदमी मरा है, आपके लिए तो बस एक आदमी मरा है, किंतु उनके घर की तो रोटियां चली गई, उनके घर की तो रोटियां चली गई। ऐसे हालात पैदा हो जाने के बावजूद भी एक माँ अपने बेटे को सरहद पे भेज दिया करती थी और पत्र लिखकर कहा करती थी कि अम्मा ने खत लिखा है बड़े ही चाव से, पुत्र मेरे ना घबराना, 1 इंच भी पीछे ना आना, चाहे इंच इंच कट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना। इस तरह पूरा परिवार अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता था। तब देश बलिदान मांगता था, तब देश लड़ जाने को कहता था, तब देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को कहता था। किंतु आज देश लड़ जाने को नहीं कहता, आज देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता, बल्कि मेरे विचारों में यदि कोई व्यक्ति अपना काम पूरी ईमानदारी, पूरी लगन और पूरी मेहनत से करे ना, तो वही सबसे बड़ा देशभक्त है। मैं नहीं मानती कि फेसबुक और व्हाट्सएप की डीपी को 3 रंग में रंगना ही देशभक्ति है। और यदि आप कहेंगे कि साल में हाथ में 2 बार तिरंगा ले लेना ही देशभक्ति है, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी, फुटपाथ में रहने वाला वो बच्चा ट्रैफिक की छाँव में नंगे पाँव में जब तिरंगा बेच रहा होता है, तो आप इसे उसकी देशभक्ति कहेंगे? ये उसकी देशभक्ति नहीं, उसके पेट की भूख की शक्ति है जो उसे ऐसा करने पे मजबूर कर देती है। क्योंकि ना मस्जिदों को जानते हैं, ना शिवालयों को जानते हैं, ना मस्जिदों को जानते हैं, ना शिवालयों को जानते हैं। जो पेट के भूखे होते हैं ना, वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं। अपने परिवार, अपने समाज, अपने राष्ट्र के लिए समर्पण का भाव है देशभक्ति। हर देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान है हमारी सच्ची देशभक्ति, ताकि हर देशद्रोही ये समझ सके कि अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है। भाईचारे से रहना है तो रहे इस ज़मीन पे, वरना ये कब्र भी तेरी है और ये कब्रिस्तान भी तेरा है। और एक देशद्रोही से ज़्यादा हमारी देशभक्ति तब आहत होती है जब एक बेटा अपने बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम की चौखट पे छोड़ आता है। करा उठती है वो देशभक्ति जब हम मुसीबत में फंसे लोगों की जान बचाने से ज़्यादा सेल्फी लेके अपने लाइक्स बढ़ाने में लगे रहते हैं। आज का वो युवा जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी अपने देश, अपने समाज, अपने राष्ट्र की आशाओं को बांधे रखने की, आज वही युवा 4x4 इंच की छोटी सी स्क्रीन पे अपनी कोमल उंगलियों के कर्षण मात्र से ही अपनी भावनाओं के इमोजी भेज रहा है। और मैं बता दूं, ये बड़े ही अफसोस की बात है कि आज भी हम महिला सुरक्षा के मामले में चौथे नंबर पे आते हैं। हम ना एक ऐसे समाज में जीते हैं
जहाँ पत्थर की मूरत को लगते हैं 56 भोग, जहाँ पत्थर की मूरत को लगते हैं 56 भोग, और भूखे प्यासे तड़पते सो जाते हैं लोग, भूखे प्यासे तड़पते सो जाते हैं लोग। मजदूर को मजदूर समझिए मजबूर नहीं, गरीब को काम दीजिए दान नहीं, और दान देने के इच्छुक हैं तो जीते जी रक्तदान दीजिए, और मरने के बाद अंग दान दे के किसी मरते को जीवन दान दीजिए। यही सच्ची देशभक्ति है, यही सच्चा राष्ट्रप्रेम है। ना सरकार मेरी है ना ये रब मेरा है, ना सरकार मेरी है ना ये रब मेरा है, ना ये बड़ा सा नाम मेरा है, बस इतनी सी बात का गुरूर है मुझे कि मैं भारत की हूँ और ये भारत मेरा है, ये भारत मेरा है। परंतु एक वैचारिक बीमारी भी हमारे समाज में नज़र आती है मुझे। कहा जाता है कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, जहाँ हिंदू पैदा होते हैं, मुस्लिम, सिख और ईसाई भी पैदा होते हैं, मगर अफसोस अब इंसान पैदा नहीं होते। जरा सोच कर देखिए, ये पेड़ पौधे और शाखाएं भी परेशान हो जाएं अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाएं। और बड़े ही आश्चर्य की बात है, जिस देश ने पूरी दुनिया को नालंदा तक्षशिला देके विश्वविद्यालय शिक्षा की बुनियाद रखी, आज उसी देश का एक भी विश्वविद्यालय दुनिया की 100 सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों की सूची में खड़ा नहीं हो पाता। जहाँ एक ओर हमारे पास IIT, IIM और NIT जैसे शिक्षण संस्थान हैं, वहीं दूसरी ओर इस देश के गरीबों को बेरोजगारी की जमात में खड़ा करने के लिए उनके हाथ में सर्व शिक्षा अभियान का झुंझुना पकड़ा दिया जाता है। इस बीमारी की जो जड़ है वो यही कि हमारी देश की शिक्षा नीति सिर्फ 2 तरीके के लोगों के लिए बनाई जाती है। पहले वो जो विद्वान हैं, दूसरे वो जो धनवान हैं। इसी तरह की कई गजब की बीमारियां हैं हमारे समाज में। और मैं बता दूं, जब तक इस देश का युवा अपनी सफलता के लिए मंदिरों में जाकर नारियल फोड़ के भगवान को रिश्वत लगाता रहेगा, हमारे समाज का शिक्षित वर्ग ही बिल्ली के रास्ता काटने पे खड़े हो जाना, अपने धर्म अपनी जाति को ऊंचा बता के दूसरों के धर्म की अवहेलना करता रहेगा, तब तक ना तो इस देश से अंधविश्वास खत्म होगा और ना ही हमारा राष्ट्र निर्माण संभव होगा। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता को दुनिया ने शीश नवाया है, फिर क्यों हमने आस्था के नाम पे अंधविश्वास फैलाया है? मेरे विचार में हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब इस देश में महिलाओं की पूजा नहीं, उनकी इज्जत की जाएगी। राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब हम जाति के संरक्षण नहीं, सामाजिक सशक्तिकरण पे बात करेंगे। राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब स्वच्छता अभियान में केवल सरकार ही नहीं बल्कि सड़क पे चढ़ने वाला हर आदमी हाथ बटाएगा, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत को दिल से अपनाएगा। असल मायने में हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब एक गरीब बच्चा मध्याह्न भोजन के लिए नहीं बल्कि ज्ञान अर्जन के लिए सरकारी स्कूल की चौखट पे कदम रखेगा। हमारा राष्ट्र निर्माण तब तक संभव नहीं होगा जब तक एक नागरिक नैतिक रूप से सत्तीर्ण, चारित्रिक रूप से भ्रष्ट, धार्मिक रूप से अंधा, मानसिक रूप से दिवालिया, राजनीतिक रूप से गंदा, स्वैच्छिक मान मूल्यों के आंकड़ों में जिन्न शिन्न पैबंदमय अखंड भारत को खंड खंड करता रहेगा, तब तक हमारा राष्ट्र निर्माण संभव नहीं होगा। बड़ी बड़ी बातें नहीं, छोटे छोटे काम करने होंगे, क्योंकि ठोकरें हमें पहाड़ों से नहीं अक्सर पत्थरों से लगा करती हैं। आई बीइंग एन इंडियन, I being a student, I being a simple daughter of this motherland, proud to be an Indian। और मैं सैल्यूट करना चाहूँगी सरहद पे खड़े हमारी रक्षा के लिए उस जवान को, इस देश की पुलिस, प्रशासन और किसान को, और इस देश के हर उस व्यक्ति को जो अपना काम पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत और पूरी लगन से करते हैं, जिनके बिना राष्ट्र निर्माण की कल्पना करना भी असंभव सा लगता है। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब हम सभी, आप, मैं, हम सब मिलके अपने प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारी देश की जिम्मेदारी नहीं है हमें आगे ले जाने की, हमारी जिम्मेदारी है अपने देश को आगे ले जाने की। अंत में मैं बस यही कहना चाहूँगी कि मेरा हिंदुस्तान महान था, महान है, महान रहेगा। मेरा हिंदुस्तान महान था, महान है, महान रहेगा। होगा हौसला सबके दिलों में बुलंद, तो एक दिन पाकिस्तान भी जय हिंद कहेगा। पाकिस्तान ही क्यों, सारा जहां जय हिंद कहेगा, क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलिस्तान हमारा, ये गुलिस्तान हमारा। जय हिंद।